जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में देखिए हमने आपको बताया था कि जो गार्नर महोदय थे उन्होंने संविधान को दो रूपों में बताया था कि एक लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान होता है। ठीक, उसके हमने कुछ उदाहरण भी बताए थे, कहाँ का संविधान लिखित है, कहाँ का अलिखित है। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे बड़ा जो संविधान है भारत का संविधान है। सबसे छोटे की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटा अमेरिका का। तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल थे, ये भी हमने बताया था पिछली क्लास में। और हमने ये भी बताया था कि जो भारत का संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं। ठीक, बात समझ रहे? तो ये अगर जो आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा है तो उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। ठीक, उसके बाद अब हम उसी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारा जो भारत का संविधान है उसके बारे में अब बात करते हैं कि कैसे बना और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, बैकग्राउंड इसका पूरा शुरुआत से देखते हैं। तो देखिए भारत का संविधान देखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग इंपोर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है, साथ साथ में नोट कर लें। और जहाँ से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको जो है अलग से नोट कर लें, स्टार मार्क कर लें। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ठीक, लेकिन लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, तो इसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए जो 26 जनवरी 1930 बात कर लेते हैं, 1929 से बात कर लेते हैं। 1929 में देखिए जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन के उसके अध्यक्ष थे। तो 1930 ईस्वी में 26 जनवरी का दिन था और 1930 की बात है। तो रावी नदी के तट पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शपथ ली थी, ठीक, कि अब जो है हम अब जो है प्रत्येक दिवस, प्रत्येक मतलब वर्ष इस दिन को हम संविधान जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी कि जितने हमारे सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे उन सभी की जो है कुर्बानी को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक हर वर्ष मनाते थे। ठीक है, कि यहाँ से इन लोगों ने शपथ ली थी कि अब जो है अंग्रेजों को यहाँ से, जिसे ब्रिटिशर्स को भगाना ही भगाना है, और प्रत्येक दिवस जो है स्वतंत्रता दिवस भी मनाते थे। तो वो 26 जनवरी, देखिए यदि यहाँ पे हमारा संविधान लागू हो जाता तो ये वाली डेट जो 26 जनवरी 1930 वाली थी वो भूल जाते हम लोग। ठीक है, क्योंकि जो है उसका कोई मान नहीं रह जाता। तो इसलिए जो है जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो जीवित थे उस समय और जो जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उनके लिए तो जो है प्रत्येक वर्ष इसको जो है आजाद जो है उनकी यादगार के लिए मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस या सब जो है। ठीक है, तो इसीलिए भैया ये इस डेट को जो है बरकरार रखने के लिए, ठीक, हमारा जो संविधान था वो इसी दिन को लागू नहीं किया गया था 1949 को। वो हमारा संविधान इस डेट को लागू हुआ था। कब? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ताकि इस जो 26 जनवरी है ये जो है ये हमारा जो है वीरगति को जितने भी स्वतंत्रता सेनानी प्राप्त हुए थे उनको जो है यादगार बनाए रखे। ठीक, तो ये तो बैकग्राउंड था कुछ। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ चल आ गए थे, ठीक है, 1498 में सबसे पहला जो है कि पुर्तगाली व्यक्ति आया था वास्को डी गामा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और आए, ठीक है, फिर वो जो व्यापार करने के माध्यम से आए थे धीरे धीरे यहाँ पर आकर के बस गए। ठीक, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, देखिए हम हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहे, देखिए हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और संविधान जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम देखिए पूरा हिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं जाएंगे, नहीं तो जो है वो आप लोग जो है हिस्ट्री की क्लासों में आप लोगों को हम समझाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से संविधान जैसे कि कब से जो है बना हमारा और उसका बैकग्राउंड हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की, यानी कि ट्रेड करने की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक, तो प्रारंभ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी हमारी थी, प्रारंभ में कंपनी व्यापार कर रही थी, केवल ये व्यापार कर रही थी। ठीक, और उसके बाद इसका जो उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार की जगह प्रशासनिक हस्तक्षेप और राज्यों को जीतना हो गया। बाद में जो है ये राज्यों को जीतने लगी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, और इसका जो है साम्राज्य, इसका जो है क्षेत्र भी काफी बड़ा हो जाता है। बात कर लेते हैं, देखिए 1757 का प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ठीक, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक, ये आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में।
22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ? तो 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। तो इन दोनों युद्ध के बाद कंपनी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। देखिए आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। डेट ध्यान रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 का दिन जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों युद्धों में जीता कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती थी। ठीक, बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, तो इसमें बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और किसके साथ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अंग्रेजी जो है ये था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजों के साथ और बंगाल के नवाब के साथ ये युद्ध हुआ। ठीक, ईस्ट इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था हमारा रॉबर्ट क्लाइव और ये बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक, इसमें जो है जीतता कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला जब हार जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो है बंगाल का जो गवर्नर होता है वो मीर कासिम को बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर ये जो है धोखा दे देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है मीर कासिम इसको धोखा देता है। उसके बाद जो है ये रॉबर्ट क्लाइव का दोस्त बन जाता है और इसलिए जो है हार जाता है। काफ़ी वो लंबी प्रक्रिया है, कहानी वो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। दूसरा युद्ध हमारा जो है हुआ वो बक्सर का युद्ध हुआ। ये 1764 को हुआ था। ठीक है, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके साथ साथ में देखिए इसमें जो है शाह आलम था, मीर कासिम भी था, उसके और सुजाउद्दौला था। सिराजुद्दौला ये दूसरा व्यक्ति है और सुजाउद्दौला ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है हेक्टर मुनरो लड़ रहा था और इधर शाह आलम था, मीर कासिम था और सुजाउद्दौला था। ठीक, तो ये तीन मिल करके जो है युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो है जीतते नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीतती है। ठीक, तो इसके बाद बता दें आप लोगों को हम, ठीक है, इसके बाद जो है ये जो कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो है काफ़ी क्षेत्र बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसके प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद जो है क्षेत्र, ये कंपनी जो है इसके पास काफ़ी शक्ति आ गई थी। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्र भी बढ़ गया था। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो अगली स्लाइड में बताते हैं। ठीक है, आप लोग तब तक क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके सभी के जो दोस्त वगैरह हैं वो सभी इस क्लास को लिख सकते हैं। और बता दें आप लोगों को हम, देखिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक, क्योंकि पॉलिटी जिस चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है तो उन सभी में जो है देखिए कोई भी एग्जाम है, चाहे तो एसएससी का हो, चाहे तो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वीडियो का हो, पटवारी लेखपाल, कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग इसका जो है यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देख लेते हैं, कंपनी की जो आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के विरोध के चलते एक क्रांति हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? तो क्रांति है 1857 की क्रांति। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे क्रांति सफल हो गई होती 1857 वाली, तो यहीं से भी जो है इसके बाद जो अंग्रेजों का शासन नहीं होता, लेकिन ये क्रांति थोड़ा असफल हो गई थी। ठीक है, इसकी डेट जो निर्धारित है उससे पहले ही क्रांति हो गई थी। तो इस कारण जो है कुछ ऐसी जो है नीतियाँ नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाए, जिससे अंग्रेज लोग जो है हमारे यहाँ इंडिया में वो अपना शासन करने लगे। तो देखिए क्रांति हुई और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटेन की जो महारानी हुई वो विक्टोरिया का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, ताज का शासन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, ताज का शासन चलने लगता है। ठीक, तो बता दें आप लोगों को हम जो कंपनी थी उसकी कंपनी के संरचना बता देते हैं। तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके दो संस्थापक थे। कौन कौन से? तो एक तो संस्थापक था जॉन वाट्स और दूसरा जो है शासक था जॉर्ज वाइट। ये दो संस्थापक थे। ठीक, कौन कौन? एक था जॉन वाट्स और दूसरा कौन सा है? जॉर्ज वाइट। तो आप लोग इसको नाम नोट कर लें। ठीक है,
अगर जो कंपनी का पूरा नाम जो बात करें तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा नाम यदि आप लोग लिखना चाहें तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। यानी कि जो ईस्ट वाले जो देश थे, देखो जैसे कि मान लो सपोज दैट ये यूरोप है, यहाँ पे ब्रिटेन है, तो इसके ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं, इंडिया वगैरह, ठीक है, तो इधर व्यापार करने के लिए महारानी भेजती थी, नहीं ठीक, अपने वो ईस्ट में। तो जैसे भारत भी ब्रिटेन के कहाँ पड़ेगा? यूरोप महाद्वीप के इधर ईस्ट में तो पड़ेगा ना, तो ईस्ट, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, ईस्ट इंडीज, ठीक है, ईस्ट इंडीज था तो इसलिए उसको ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा बताया गया, ठीक। तो इस कंपनी की संरचना अभी हमने बताया 31 दिसंबर 1600 को हुए थे, ठीक है। और उसके बाद इसके जो संस्थापक कितने थे? तो 2 संस्थापक थे, एक जॉन वाट्स था और दूसरा हमारा जॉर्ज व्हाइट था, ठीक। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, ये आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए यदि आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोगों के पास एक हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, और जब भी आपके करीब कोई एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम से पहले इसको देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर देखिए आपको बनेगा, ये बनेगा, और यहाँ से आप एक नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सन 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल जो है आया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो अंग्रेजी व्यापारी की बात करें तो भैया 1599 में प्रथम अंग्रेजी व्यापारी था ये, ठीक है, वो जॉन मिल्टन हॉल था, ठीक है। कौन था? जॉन मिल्टन हॉल आया था, कहाँ पे? भारत को आया था, ठीक। उसके बाद जो 31 दिसंबर 1600 को महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर एक्ट जारी किया। क्या जारी किया? तो चार्टर एक्ट जारी किया। और चार्टर एक्ट में जो है इसने जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त की। जो पूर्व के देश थे वही जो इंडिया वगैरह या अफ्रीका वगैरह इधर के जो कंट्रीज थे, तो उनमें जो है व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली, ठीक। तो ये जो चार्टर एक्ट था तो ये 15 वर्षों के लिए जारी किया गया था। कितने वर्षों के लिए? क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। जो चार्टर एक्ट जो जारी किया गया था 31 दिसंबर 1600 को, तो ये 15 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए था, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, तो उसकी संरचना बता देते हैं क्या थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसमें जैसे कि 25 सदस्यों का एक समूह होता था, ठीक है। एक जो है निदेशक मंडल चुनता था, ठीक। तो निदेशक मंडल उसमें जो है एक राज्यपाल हुआ करता था और एक उपराज्यपाल होता था, ठीक। 24 अन्य सदस्य होते थे, तो उनको मिला करके एक निदेशक मंडल बनता था, ठीक। तो कंपनी के मालिकों का समूह था, कितने सदस्य होते थे उसमें? 25 सदस्य होते थे, जो एक निदेशक मंडल चुना करता था, उसमें एक राज्यपाल होता था, एक उपराज्यपाल होता था, 24 अन्य जो है सदस्य होते थे। आप लोग इसको देखिए आसानी से नोट कर लीजिए। और अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है विलियम हॉकिंस जो था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो ये किसके दरबार में आया था? वो मुगल शासक जहांगीर था, तो जहांगीर के दरबार में ये आया था। कौन? विलियम हॉकिंस, ठीक है। इसका पूरा नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस है, जो कि ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक। यहाँ से ये क्वेश्चन नोट करते रहे, बात समझ रहे हैं? ये नोट कर लेंगे तो देखिए आपके पास हैंड रिटन जब नोट्स होंगे तो परीक्षा के पहले आप लोग आसानी से सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। 1611 में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मसूलीपट्टनम में जो है इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी, और स्थायी फैक्ट्री जो बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। कब? 1613 में। आप लोग डेट साथ साथ में भी नोट करें, ठीक। 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी, और 1613 में स्थायी फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। 1765 की बात करें, देखिए 1757 और 1764 में जो 2 युद्ध हुए, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक। तो देखिए 1764 का जो युद्ध हुआ था उसमें तो हेक्टर मुंडो लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जब संधि की बात की जाए तो संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आया था। तो इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो द्वैध शासन का जो जनक है ये भैया है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। बंगाल में जो द्वैध शासन था उसका जनक किसे कहा गया? तो उसका जनक कहा गया है भैया रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक। द्वैध शासन था क्या, इसके बारे में बता देते हैं। तो इसमें देखिए एक कर तो जो है जो लोकल रूलर होता था वहां का उसको देना होता था, और एक कर जो है देना होता था वो जो
जो अंग्रेजी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होता था उसको देना होता था। ये 81% जो है इसको देना पड़ता था, ठीक है, कम नहीं कर था, 81% कर था, ठीक है। तो ये भैया बंगाल में द्वैत शासन जो है काफी दिनों तक लागू रहा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखे इनसे ये सब जो बताया है आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो है हम जो है सीधे टॉपिक पे अपना आएंगे और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।